क्या सिर्फ सोशल मीडिया बैन कर देना ही नेपाल गवर्नमेंट की इतनी बड़ी गलती बन गई कि सरकार गिर गई, पीएम को देश छोड़ना पड़ गया, मिनिस्टर्स को घसीट घसीट के भीड़ ने पीटा है, यहाँ तक कि पार्लियामेंट तक जल गई, फिर भी जेनजीज का प्रोटेस्ट थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। और क्यों? जहाँ नेपाल के कॉमन लोग अपनी बेसिक नेसेसिटीज तक पूरी नहीं कर पा रहे हैं, वहीं जो करप्ट लीडर्स एंड पॉलिटिशियंस हैं, उनकी फैमिली न सिर्फ एक्सट्रीमली रिच लाइफस्टाइल जी रही है, बल्कि उनके बच्चे तो उस लेविश लाइफस्टाइल को सोशल मीडिया पर बड़े कॉन्फिडेंस से फ्लेक्स कर रहे हैं। और क्यों सिचुएशन इतनी वर्स्ट हो गई कि यूथ को सड़कों पर आकर अपने राइट्स के लिए लड़ना पड़ गया, वो भी इस तरह से। और क्या पब्लिक जो भी टैक्स भरती थी उससे उन्हें तो कोई बेनिफिट मिल नहीं रहा था, लेकिन वहाँ के प्रिविलेज एंड इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिशियंस के बच्चे उसी पैसे का पूरा फायदा उठाकर अपना अच्छा लाइफस्टाइल खुद ही दिखा रहे थे सोशल मीडिया पर। और जिस तरह से ये ऑनलाइन प्रोटेस्ट नेपाल की सड़कों तक पहुँच गया, क्या नेपाल की गवर्नमेंट को इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कितना ज्यादा करप्शन को लेकर उनके यूथ में गुस्सा भरा हुआ है। और उनका एक एक्शन जहां उन्होंने लोगों की आवाज बंद करने की कोशिश की थी सोशल मीडिया बैन करके, वो ऐसे बैकफायर करेगा इसका भी उन्हें कोई अंदाजा नहीं था। तो हेलो एंड वेलकम, मेरा नाम है अपर्णा और हम बात करने वाले हैं अभी रिसेंटली जो जेनजीज का प्रोटेस्ट हुआ नेपाल में, जिसके बाद न सिर्फ सरकार गिरी बल्कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर पार्लियामेंट सबको जला दिया गया। और अभी जो इसकी वजह सिर्फ सोशल मीडिया को बैन करना बताया जा रहा है, उसमें कितनी सच्चाई है इस बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं नेपाल के रीसेंट जेनजी प्रोटेस्ट को किस तरीके से सिर्फ ये कहकर बोला जा रहा है कि अरे सिर्फ सोशल मीडिया बैन करना इतना ज्यादा ट्रिगर कर गया जेनजीज को, यूथ को, कि उन्होंने न सिर्फ सरकार गिराई बल्कि काफी सारी पब्लिक प्रॉपर्टी को भी डैमेज कर दिया। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये इशू काफी ज्यादा डीपर है एंड इट्स ऑल अबाउट करप्शन, यूथ फ्रस्ट्रेशन, और जो भी उन लोगों ने इतने टाइम तक सफर किया है ये सब उसका रिजल्ट था। नाउ देखो क्या होता है ना कि सबको पता है कि जो ये पॉलिटिशियंस होते हैं इनकी सैलरी ऑन पेपर तो इतनी नहीं होती, बट इसके बावजूद इनकी फैमिलीज पूरे बेनिफिट्स उठाती है इस चीज के। उनकी लाइफस्टाइल, उनका अब्रॉड जाकर पढ़ना, उनको जो फेवर्स मिलते हैं वो क्लियरली लोगों को दिखाई देते हैं। और यही हुआ नेपाल में भी, क्योंकि वहाँ के जो पॉलिटिशियंस और लीडर्स थे, जो इन्फ्लुएंसर थे, जो पावर में थे, उनके बच्चे न सिर्फ लग्जरी कार्स, डिजाइनर बैग्स, फॉरेन वेकेशंस वो बहुत इजीली अफोर्ड कर पा रहे थे, उसे जी रहे थे, बल्कि सोशल मीडिया पर आकर उसे फ्लेक्स भी कर रहे थे इस तरह से। और इसीलिए उन्हें अक्यूज किया जा रहा है कि जो भी पैसा पब्लिक टैक्स भरते भरते थक गई थी वो तो एक्चुअली इन सब की लाइफस्टाइल, इनके प्रिविलेज के लिए यूज हो रहा था। और कुछ तो ऐसी पॉलिटिशियंस की फैमिलीज थी जो नेपाल में रहती भी नहीं थी और वो परमानेंटली बाहर ही शिफ्टेड थे, और ये सब वो करते आ रहे थे, ये सब उनके लिए काफी नॉर्मल था। तो नेपाल में ना सबसे मेन रीजन था करप्शन, वो भी इतना क्लियरली जो लोगों के बीच में आ रहा था निकल के, लोगों को समझ आ रहा था कि अरे ओपनली ये चीजें हो रही हैं और कोई उसकी अकाउंटेबिलिटी लेने को तैयार ही नहीं है, कोई ट्रांसपेरेंसी है ही नहीं। मतलब ग्राउंड रियलिटी वहाँ पर ऐसी हो गई थी कि कॉमन इंसान तो टैक्स भरते भरते परेशान हो जा रहा था, पर ये करप्ट पॉलिटिशियन सिर्फ रिच और रिच बनते जा रहे थे डे बाय डे। सारा पैसा जो देश के डेवलपमेंट में खर्च होना चाहिए था वो तो एक्चुअली इनकी पॉकेट्स में जा रहा था, इनके बच्चों की लाइफस्टाइल में जा रहा था। अब ऐसा नहीं है कि इनके बच्चों ने खुद से कुछ किया ही नहीं होगा लाइफ में, हाँ माना किया होगा, बट जो रिच लाइफस्टाइल ये लोग दिखा रहे हैं ना, उस चीज को लेकर तो नेपाल के यूथ का यही मानना है कि ये लोग यहाँ पावर होल्ड करते हैं इस कंट्री में, उसका ये बेनिफिट उठा रहे हैं। और इसकी वजह से ना जो गैप था अपर क्लास और लोअर क्लास का वो बढ़ता ही जा रहा था। मतलब जो प्रिविलेज नहीं थे वो अंडर प्रिविलेज होते जा रहे थे और जो प्रिविलेज थे वो मोर प्रिविलेज होते जा रहे थे। तो ऑफ कोर्स लोग फ्रस्ट्रेट होंगे ही, और ये जो अभी आप देख रहे हो ना ये एकदम से नहीं हुआ है। हाँ माना कि सोशल मीडिया बैन करने ने ये चीज ट्रिगर जरूर कर दी, पर लोगों का फ्रस्ट्रेशन, उनमें आग पहले से ही लगी हुई थी, जिसमें ये सोशल मीडिया बैन ने बस घी का काम किया है। और वही हुआ था नेपाल में, फ्रस्ट्रेटेड लोगों ने सोशल मीडिया के थ्रू ना इन पावरफुल पॉलिटिशियंस के बच्चे जो वीडियोस वगैरह बनाते थे ना, उनको कॉल आउट करना शुरू कर दिया कि कैसे ये लोग गुचीज के बैग, लेविश लाइफस्टाइल, एक्सपेंसिव कार्स को जो फ्लॉन्ट कर रहे हैं उसी के वो लोग वीडियोस बनाने लगे थे। कुछ एआई जनरेटेड वीडियोस बनने लग गए थे और इन्हें काफी मास स्केल पे कॉल आउट किया जाने लगा था। एंड इन फैक्ट एक ट्रेंड तक शुरू हो गया था जिसको नेपो बेबीज कहा गया था वहाँ पर, जहाँ पर वो लोग ये पोर्ट्रे कर रहे थे कि कैसे देखो इनकी लाइफस्टाइल और हमारी देखो, ऐसी एक्सपेंसिव यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं और बेचारे नेपाल के लोग वो तो नेबरिंग कंट्रीज में जाते हैं अच्छी एजुकेशन लेने के लिए, क्योंकि प्रॉपर फैसिलिटीज उनकी कंट्री में तो है ही नहीं। तो ये जो गैप बढ़ता उन्हें दिख रहा था, ये अल्टीमेट वजह रही है उनके इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेशन की। एंड मेनली ये चीज ना टिकटॉक पर हुई थी। अब इसके बाद इन कुछ करप्ट पॉलिटिशियंस के बच्चों की साइड से भी और इनकी साइड से भी स्टेटमेंट्स आने शुरू हो गए थे कि कैसे दे आर अनफेयरली टारगेटेड, उन्हें डिफेम किया जा रहा है, एंड ऑल दिस इज क्यूरेटेड, ऑल दिस इज इमेजिनरी, ऐसा तो कुछ है ही नहीं,
जो भी उनके बच्चों के बारे में पोस्ट किया जा रहा है वो गलत है और वो एक नैरेटिव बिल्ड करने के लिए किया जा रहा है। तो क्लियरली लोगों को समझ आ रहा था कि नाउ दिस इज अफेक्टिंग देम। फिर ये चीज काफी मास स्केल पे होने लग गई। अब मैं कुछ नाम बताती हूँ आपको जिनको हाईली पॉइंट आउट किया जा रहा था। सबसे पहला नाम है श्रृंखला खतीवाड़ा। अगर मैं कोई प्रोनाउंस गलत करूँ चीज तो पहले से ही सॉरी। सो ये मिस नेपाल रह चुकी हैं और ये एक्स हेल्थ मिनिस्टर की बेटी है और इनके इंस्टाग्राम पर भी काफी अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं और इनको लेकर ना लोगों में खासा गुस्सा रहा है। एंड नॉट टू सरप्राइज वो अकेली नहीं है और भी काफी मिनिस्टर्स के बच्चे दिख जाएंगे जिनको लेकर ये बताया जाता है कि कैसे देखो ये इतने लग्जरी बैग्स अफोर्ड कर पाते हैं, ऐसे ऐसे फोटोज ये लोग पोस्ट करते हैं। और इतना ही नहीं, एक को लेकर तो मैंने पढ़ा था ये भी बताया गया है कि कैसे जब उनकी शादी चल रही थी तो उस टाइम पर कर्फ्यू तक लगवा दिया गया था। नॉर्मल पब्लिक ये सब देख रही थी तो उनके मन में इरिटेशन फ्रस्ट्रेशन डेवलप हो ही रहा था ओवर द टाइम। और उस सब के बाद क्या होता है ना कि ये लोग एक रूल लेकर आते हैं जहाँ पर सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स थे ना उनको ये बोला गया था कि उन्हें गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर कराना होगा। सो मेनली गवर्नमेंट यहाँ पर यही बताने का ट्राई कर रही थी कि कैसे इट वाज ऑल फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल ऑफ नेपाल। बट ऑन द अदर हैंड नेपाल के लोगों का ये बोलना था कि क्योंकि वो लोग सोशल मीडिया पर इनके करप्शन को लेकर और इनके बच्चों की ये लाइफस्टाइल को लेकर इतना ज्यादा पॉइंट आउट करने लगे थे और इन्हें भी अब ये समझ आ रहा था कि इनका नैरेटिव ज्यादा दिन चलना नहीं है, तो इन्होंने सोशल मीडिया पर रेगुलेशंस लाने का ट्राई किया। और इसके बाद क्या होता है ना कि जो कंपनीज इनसे रजिस्टर नहीं कराती उन 26 मेजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ये लोग बैन कर देते हैं, क्योंकि ये एक प्लेटफॉर्म था जहाँ पर वो अपनी आवाज तो उठा सकते थे, वो भी उनसे छीन लिया गया। फिर क्या था, लोग स्ट्रीट्स पर उतर आए। पहले प्रोटेस्ट काफी ज्यादा पीसफुल वे से किया जा रहा था, बट इसके बाद ना चीजें और ज्यादा एक्सेलरेट होने लग जाती हैं। लोगों पर गोलियां चलाने के ही ऑर्डर दे दिए गए सीधे, जिसमें स्कूल जाते हुए बच्चे तक को गोली लगी थी। बस यहाँ से ये चीज बहुत ज्यादा एक्सेलरेट हो गई, लोगों में गुस्सा पूरा भड़क गया। वो ये कह रहे थे कि हम यहाँ पर अपने हक के लिए लड़ने आए हैं और उल्टा हम पर ही गोलियां चलाई जा रही हैं। अब देखो, सोशल मीडिया वैसे भी आज के टाइम पर एक बहुत बड़ा मीडियम बन चुका है कम्युनिकेट करने का, एंटरटेनमेंट का। और सिर्फ यही नहीं, काफी सारे लोगों की तो डेली अर्निंग ही सोशल मीडिया की वजह से होती है। मतलब जो भी वो रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं, चाहे वो स्मॉल बिजनेस ओनर्स हो या फिर जो लोग सोशल मीडिया के थ्रू ही अर्न करते हैं, उनके लिए ऑफ कोर्स सोशल मीडिया बैन होना एक काफी बड़ा सेटबैक है। ऐसे एक तो नेपाल में ऑलरेडी अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा था, उसके बाद ऐसे बैन हो जाना तो लोगों की रोजी रोटी पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला था ना। अभी तक सुनने में आपको लग रहा होगा कि लोगों ने अपने हक के लिए लड़ाई की, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। हाँ बिल्कुल ठीक है, पर पता है इस सब चीजों में कुछ और चीजें भी हुई जो काफी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग थी। एक तो काफी सारे क्रिमिनल्स जेल से भाग गए थे, जो काफी कंसर्निंग न्यूज थी। इवन पशुपतिनाथ मंदिर में भी कुछ प्रोटेस्टर्स ने एंटर करने की जबरदस्ती कोशिश की, ऐसी भी न्यूज आई थी, जिसको लेकर फिर ये पूछा गया कि स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट का वहाँ पशुपतिनाथ मंदिर में जाने का क्या मतलब। तो इसको लेकर ना बाद में कुछ सोर्सेज से ये बताया गया कि स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट तो खत्म हो गया था। अब इसको लेकर तो कोई भी क्लियर रिपोर्ट नहीं है, बट बेसिकली अगर आप देखो कि ये पूरा प्रोटेस्ट हुआ क्यों, तो नेपोटिज्म और करप्शन को लेकर जो वहाँ की पब्लिक बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी ना, उसका ये एक रिएक्शन था। बाकी तो अब आप बताना कमेंट्स में कि आप इस पूरे प्रोटेस्ट को लेकर क्या सोचते हो। और अगर वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।